हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है पिछली क्लास में हमने प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग के बारे में जानकारी ली थी। आज हम उसी के आगे सैंधव काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैंधव काल में मुख्य रूप से जो समझने वाली बात है वो दो बिंदु हैं, तोल इकाइयाँ और विनिमय इकाइयाँ। सर्वप्रथम हम बात करें तोल इकाइयों की, तो आप यहाँ देखें कि तोलने के लिए वहाँ उस काल के अंदर तराजू और बाट का उपयोग किया जाता था, जहाँ उनकी मानक इकाइयाँ जो रहती थी वह 1, 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और 32 से 64 रहती थी। यानी हर बार एक इकाई डबल होती जाती थी और यही उनके मानक थे। वह तोलने के लिए बाट का उपयोग करते थे और जो भी सामग्री को तोलते थे वो 1, 2, 4, 8, 16 की इकाइयों में ही मापने का कार्य करते थे। अब बात करते हैं विनिमय इकाइयों की। विनिमय का अर्थ समझ लेते हैं। विनिमय का अर्थ होता है एक्सचेंज करना। यहाँ पे किसी न किसी चीज़ के बदले में कोई दूसरी चीज़ देना। पुराने समय में क्या होता था कि लोग अलग अलग लोगों के पास अलग अलग वस्तुएं होती थी। जैसे किसी के पास गाय है तो किसी के पास अनाज। तो ये व्यक्ति अगर आपस में लेन देन करते थे तो वह अपनी गाय उस व्यक्ति को दे देता था और उससे अनाज ले लेता था। तो ऐसी स्थितियों में उसे कहा जाएगा वस्तु विनिमय। तो यहाँ विनिमय की इकाइयाँ कौन कौन सी है उनके बारे में देखते हैं। वस्तु इकाइयों में जैसा आपको दिख रहा है, इनका प्रारंभ वस्तु विनिमय प्रथा से हुआ था। जैसा अभी मैंने आपको बताया, वस्तुओं को विनिमय एक्सचेंज किया जाता था। उस समय उनका मानक गाय थी। यानी जैसे पहले 1, 2, 3, 4, 8 होती थी, उस समय वहाँ गाय को इकाई मूल्य माना जाता था कि एक गाय 1 इकाई होगी। किसी को कुछ वस्तु खरीदनी और उसका मूल्य उन्होंने 4 इकाई रखा, तो यानी वहाँ पे गाय को 1 इकाई मान करके 4 गायें मानी जाएगी। ये तो थी प्रारंभ की वस्तु विनिमय इकाइयाँ। अब बात करते हैं उसके बाद पश्चात में कौन कौन सी इकाइयाँ शामिल हुई उनके बारे में जानकारी लेते हैं। पश्चात में निष्क नाम की एक मुद्रा थी जो स्वर्ण के अंदर थी। इसे ही मुख्य मुद्रा माना गया है। एक मुद्रा बताई जाती थी, ब्राह्मण के वेदों में वहाँ पे मिली है जानकारी की, शतमान नाम की भी मुद्रा चलती थी, जिसे ज़्यादातर दान मुद्रा का उपयोग किया जाता है। यानी जब किसी व्यक्ति द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा दान दिया जाता था तो वहाँ पे शतमान का उपयोग किया जाता था। और व्यापारिक मुद्रा जो थी वह निष्क मुद्रा थी, जो सामान्य मुख्य मुद्रा थी। शतमान को दान मुद्रा मानते हैं, इसलिए इसे मुद्रा नहीं माना गया है, केवल दान के रूप में ही इसका उपयोग किया जाता था। यहाँ पर हमने सैंधव काल के बारे में जानकारी ली। अब हम मौर्य काल के अंदर बढ़ते हैं और मौर्य काल में व्यापारिक स्थितियाँ, बाजार की स्थितियाँ और इकाइयाँ क्या थी उनके बारे में जानकारी लेंगे। जैसा कि मौर्य काल में एक प्रमुख ग्रंथ था जो आज भी देखा जाता है, वह है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी और कौटिल्य ही चाणक्य था। अब यहाँ पे मौर्य काल में बाजार की व्यवस्था को हम देखते हैं कि बाजारों की व्यवस्था किस प्रकार की गई थी। बाजार व्यवस्थाओं में वस्तु आधारित पृथक पृथक बाजार व्यवस्था थी। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे मांस, रोटी, वस्त्र या मिठाइयाँ, इन सब के अलग अलग बाजार हुआ करते थे। एक ऐसा बाजार जहाँ केवल मांस से संबंधित वस्तुएं मिलेगी, दूसरा जहाँ रोटी, खाने पीने की वस्तुएं होगी, तीसरा है वस्त्र, जहाँ पे केवल वस्त्र के ही दुकानें मिलेगी आपको, उनका बाजार अलग होता था। और मिठाइयों के लिए अलग बाजार निर्धारित किया गया था। यानी हर कैटेगरी के अनुसार, वर्ग के अनुसार बाजारों का वर्गीकरण भी किया गया था। इस वर्गीकरण को ही बाजार विशिष्टीकरण के नाम दिया गया है। बात करते हैं प्रचलित वस्तुओं के अंदर मौर्य काल में कौन कौन सी थी। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ स्थान का नाम है और यहाँ पे कौन कौन सी वस्तुएं उस जगह से प्राप्त की जाती थी। पहला है कश्मीर और कलिंग, वहाँ से हीरे प्राप्त किए जाते थे मौर्य काल में। दूसरा है हिमाचल, हिमाचल से चमड़ा, जानवरों का चमड़ा प्राप्त किया जाता था। बंगाल जो क्षेत्र था वह मलमल के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ का एक स्थान है ढाका, और कहा जाता है कि ढाका की जो मलमल है वह बहुत ही उन्नत किस्म की होती थी। एक पुरानी कहावतें भी है कि हमारे हाथ में पहनने वाली अंगूठियों के अंदर से भी पूरा थान निकाल लिया जाता था। इतनी सॉफ्ट और अच्छी गुणवत्ता वाली मलमल प्राप्त की जाती है। ये मलमल रेशम ही है एक प्रकार का। फिर बात करते हैं केरल की।
केरल समुद्री तट के अनुसार बसा हुआ है, तो वहाँ से मोतियों को अच्छे से क्वांटिटी के आधार पर प्राप्त किया जाता था। अब बात करते हैं कि मौर्य काल में जलीय मार्ग के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण घटक पाए जाते हैं। तो जलीय मार्ग में सबसे पहले समुद्री मार्ग की बात करें कि समुद्री मार्ग को उस काल में शय्यान पथ कहा जाता था। वहीं समुद्री मार्ग में जो चलने वाले जहाज, समुद्री जहाज थे, उन जहाज़ों को प्रवहन कहा जाता था। अब ये बात ध्यान रखें, शय्यान पथ और प्रवहन मौर्य काल में किसे कहा जाता है, इसके क्वेश्चंस भी पुटअप होते हैं। इस काल में 30 पतवार वाले जहाज ज़्यादा उपयोग में आते थे। इन जहाज़ों में 100 यात्री या पशु आ जाते थे, या मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि 7 काफिले एक साथ इस जहाज में आ जाते हैं। जैसा आपको चित्र दिखाई दे रहा है कि पतवार का मतलब होता है कि जो ये डंडियाँ जो नाव को आगे बढ़ाने का काम करती थी, ऐसी उन पतवारों की संख्या जो थी वो कितनी संख्या थी, 30 संख्या थी। तो यानी आप देख सकते हैं नाव कितनी बड़ी होगी, तो उसमें 7 काफिले आराम से आ जाते थे। अब बात करते हैं मौर्यकालीन जो कर और टैक्स लगाए जाते थे जनता पर, वो कौन कौन से थे और उनके प्रकार किस प्रकार से थे। मौर्य काल के जो कर हैं उन्हें हम मुख्य रूप से 4 प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला है भूमि कर, दूसरा है आयात कर, तीसरा है निर्यात कर और चौथा है बिक्री कर। सबसे पहले बात करते हैं भूमि कर की। भूमि कर वह कर होता है जो भूमि पर लगाया जाने वाला होता है, तो मौर्य काल में भूमि पर भी कर लगाया जाता था। दूसरा है आयात कर। आयात कर को उस समय प्रवेश्य कर भी कहा जाता था, जिसकी दर जो है वो 20% रहती थी, यानी जितना भी माल आयात किया जाता था तो उन वस्तुओं पर 20% की दर से कर लगाया जाता था। तीसरा है निर्यात कर। इस कर को निष्क्राम्य कर भी कहा जाता था, यानी यहाँ से जो माल बाहर जा रहा है उस पर लगने वाला कर निष्क्राम्य कर कहा जाता था। चौथा जो प्रकार है वो है बिक्री कर का। बिक्री कर में कैटेगरी होती थी, 4 तरह की कैटेगरी थी कि माल को बेचने पर ये अपने ही राज्य में होता था कि ऐसी राज्य मौर्य काल के अंदर राज्यों में जो वस्तुएं गिनने योग्य हो, जिन्हें गिना जा सके, उन पर 9.50% की दर से कर लगाया जाता था। दूसरा जो है वो है तोलने योग्य, यानी जिसे तोल के रूप में मात्रा को तोल के रूप में नापा जा सके, उन्हें उस पर 5% की दर से कर लगाया जाता था। फिर है नापने योग्य, यानी जो वस्त्र वगैरह होते थे जिन्हें नापा जाता था, तो नापने योग्य वस्तुओं पर 6.25% की दर से कर लगाया जाता था। एक कर होता था बर्तनी कर। बर्तनी कर का मतलब यह है कि जितने भी काफिले उनके मार्ग से, उनके राज्य के अंदर से होकर के गुजरते थे अन्य जगह माल बेचने के लिए, तो उन काफिलों की डकैतों से या लूटपाट होने से रोकने के लिए, जो रक्षा करने के लिए जो कर उन व्यापारियों से लिया जाता था, उस कर को बर्तनी कर कहा जाता है। मुद्राओं की बात की जाए तो मौर्यकालीन मुद्राएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की थी। चलिए देखते हैं कौन सी है। सबसे पहले मुद्राओं की बात करें तो मुद्राओं के नाम और उनकी धातुएं कौन कौन सी थी उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले जो मुद्रा है वो है सुवर्ण मुद्रा। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इस मुद्रा में सोने की धातु का उपयोग किया गया था और जिसका नाम सुवर्ण रखा गया था। दूसरी जो मुद्रा है वो कार्ष्यपण मुद्रा है, जिसे धरण भी कहा जाता था। ये जो इसकी जो धातु थी मुद्रा की, वह चांदी की थी। तीसरा जो प्रकार है वो है माशक। इस मुद्रा में तांबे का उपयोग किया गया धातु का। और चौथा जो प्रकार है वो है काकर्णी मुद्रा। इसमें भी तांबे का उपयोग किया गया है। तो मुख्य रूप से जो प्रश्न आते हैं वो मुद्राओं में इन 4 प्रकार के आते हैं, जैसा कि इन मुद्राओं को हम चित्रों के अंदर भी देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे आज सीखा कि यहाँ पे मौर्य काल में और सैंधव काल में किन किन खास बातों का ध्यान रखा जाता है, जो अभी हमने आज सीखा। आज के लिए इतना ही।